अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है फाइंड अ फार्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने फार्मूला फाइंड आउट करके दिखाना है जनरल टर्म का नीचे दिए गए सीक्वेंसेस का। तो नीचे क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सीक्वेंस गिवन है, आपने हर सीक्वेंस के जनरल टर्म का फार्मूला फाइंड आउट करके दिखाना है। ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो यहां पर जरूरी है कि आप पहले ये समझें कि जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और जनरल टर्म का हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जनरल टर्म को हम लिखा करेंगे टी एन के साथ। तो यहां पे जो टी होगा इसका मतलब होता है टर्म और ये एन जो होता है इसका टर्म नंबर होता है, तो इसलिए टी एन को हम बोला करेंगे जनरल टर्म। इसको कभी कभार हम nth टर्म भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब ये जो टी एन है इसमें एन की जगह पे जब भी आप कोई पॉजिटिव इंटीजर पुट करेंगे तो ये किसी ना किसी टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मैं एन की जगह पे 1 लिख दूं तो ये बन जाएगा T1 जिसका मतलब होता है पहली टर्म, टर्म नंबर 1 किसी भी सीक्वेंस की। अगर मैं एन की जगह पे 2 लिख दूं तो ये बन जाएगा T2 यानी टर्म नंबर 2 किसी भी सीक्वेंस की दूसरी टर्म, और इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे फॉलो हो जाएगा। तो अब जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है उससे हमें हेल्प क्या मिलती है। तो आप याद रखें कि जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है उससे आप अपनी सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे आप अपना पूरा सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हैं जहां तक मर्जी चाहें। तो जनरल टर्म का फार्मूला आपको हेल्प करता है किसी भी सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट करने में। इनफैक्ट पूरा सीक्वेंस भी आप जनरेट कर सकते हैं जहां तक की टर्म तक आप उस सीक्वेंस को चाहते हैं। अब जिस भी सीक्वेंस का आपको जनरल टर्म का फार्मूला पता होता है फिर आप उसके फार्मूले को यूज करके उस सीक्वेंस की कोई भी मिसिंग टर्म, कोई भी आप कह लें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे जनरल टर्म का फार्मूला फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। तो यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने ए पार्ट की तरफ। तो ए पार्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस लिखा हुआ है मैं उसको नीचे नोट डाउन करता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 13, 19, 25, 31। ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है और इसके आगे ये डॉट 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 है, इसका मतलब ये सीक्वेंस आगे इसी तरीके से फॉलो होगा। अब आपने क्या करना है कि जब भी आपको किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो तो पहले आप इनके सीक्वेंस को इनके टर्म नंबर्स के लिहाज से यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे आप देखिए पहली टर्म कितनी है हमारी 7, तो आप इधर लिख लें T1 और उसके नीचे लिख लें 7। इसके बाद दूसरी टर्म हमारे पास कितनी है वो है 13, तो यहाँ पे लिख लें 13। तीसरी टर्म हमारे पास क्या है वो है 19, तो आप लिख लें T3 के नीचे 19, और इसी तरीके से अगली भी लिख लें। T4 आपके पास क्या है वो है 25, चौथी टर्म आपके पास है 25, और आपके पास लास्ट टर्म जो उन्होंने दी हुई है वो कौन सी है वो है 31। ये अब सारी ना भी लिखें तो भी ठीक है, लेकिन अभी जस्ट समझाने के लिए मैं ये सारी मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये मैंने सारी टर्म्स को उनके टर्म नंबर के लिहाज से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब जो आपकी पहली टर्म होगी ना इससे एक पिछली टर्म भी आपको चाहिए होगी जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाते वक्त। तो T1 से जो पिछली टर्म है उसका नाम हम रख रहे हैं T0। इसको आप T0 भी पढ़ सकते हैं, समझने के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन T0 इसको हम नाम रख रहे हैं यानी T1 से पहली टर्म। और हम कह देंगे कि जो T1 से पहली टर्म है ना ये कोई C होगी। अब यहाँ पर सी का मुराद कोई आप कांस्टेंट ले सकते हैं, वैसे क्योंकि इन सीक्वेंस को लीनियर सीक्वेंस भी बोला जाता है, अभी आप आगे समझेंगे भी। तो लीनियर सीक्वेंस में हम उनको ग्राफिकली जब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक वाई इंटरसेप्ट आता है, तो ये वाई इंटरसेप्ट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इनके जनरल टर्म के फॉर्मूले में भी हम T0 को सी बोलते हैं। हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, लेकिन अभी आपने बस ये याद रखना है कि जो पहली टर्म से पहले वाली टर्म होगी T1 से पहले वाली, उसका नाम हमने सी रखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इन तमाम टर्म्स का गैप फाइंड आउट करना है जिसको हम डिफरेंस भी कहते हैं। अगर इनका डिफरेंस सेम निकल आया तो फिर हम बहुत आसानी से एक टेक्निक को यूज करके इनका जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर इनका आपके पास गैप सेम ना हुआ फिर हम इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली अप्रोच हमारी यही हुआ करेगी कि हम सीक्वेंस का डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो आइए यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करते हैं इन सारी टर्म्स का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंसेस, ये हमने फाइंड आउट करने हैं और इसका तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब भी आपने सीक्वेंस में डिफरेंस निकालना है नेक्स्ट टर्म में से
प्रीवियस टर्म को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे 7 से आगे क्या थी टर्म 13, तो आप 13 में से 7 को क्या कर दे माइनस, तो 13 माइनस 7 कितना होता है 6। इसी तरीके से कम 2 और निकाल लें, 13 के आगे क्या होता है 19, तो 19 में से भी 13 को माइनस करें, तो 19 माइनस 13 कितना होता है, वो भी होता है 6। अब इसी तरीके से 19 के आगे 25 है, 25 में से भी 19 माइनस करके देखें तो 25 माइनस 19 भी कितना होता है, वो भी होता है 6। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक जैसे डिफरेंस आ रहे हैं, सब दो टर्म्स के दरमियान गैप कितना है, डिफरेंस कितने का है 6 का है। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है कि आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी जो कॉमन है सब में एक जैसा ही आ रहा है, वो कितना है, वो है 6। तो अगर आपके पास टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो बस इसका मतलब अब हम एक खास मेथड को यूज़ करके आराम से इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये गैप सेम ना आ रहा होता तो फिर हमें इसको डिफरेंट तरीके से आप कह लें ऑब्जर्व करना पड़ता, अंडरस्टैंड करना पड़ता और फिर जाके इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला निकलता। ये जो अभी हम अप्रोच यूज़ करने वाले हैं ये अप्रोच ना यूज़ हो पाती। तो कॉमन डिफरेंस सेम आना ज़रूरी है इस मेथड के लिए जो हम फॉलो करेंगे। तो जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, अब आपने ये पहली वाली टर्म निकालनी है जिसका नाम आपने सी रखा हुआ था। अब यहां पर इस कॉमन डिफरेंस को समझें कि कॉमन डिफरेंस आपको बता क्या रहा है। कॉमन डिफरेंस आपको ये बता रहा है कि हर दो टर्म्स के दरमियान 6 का गैप है। अगर आप हर टर्म में 6 ऐड करेंगे ना तो आपको अगली टर्म मिल जाएगी। जैसे आप देखें, अगर आप यहां पर 7 में 6 ऐड करें तो आपको 13 मिल जाएगा, 13 में 6 ऐड करें आपको 19 मिल जाएगा, और इसी तरह आगे भी फॉलो हो रहा है। तो इससे ये बात पता चली कि अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करने से अगली टर्म मिलती है तो जाहिर बात है यही डिफरेंस को सबट्रैक्ट करने से पिछली टर्म मिलनी चाहिए। तो अगर मैं ये T1 से पहली वाली टर्म C निकालना चाहता हूं तो जो पहली टर्म लिखी हुई है 7, इसमें से ये डिफरेंस को क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा, यानी 7 में से 6 माइनस कर दूंगा तो हमें ये पिछली टर्म मिल जाएगी। तो यही आपने यहां पर लिखनी है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि टर्म बिफोर T1, जिसको हमने क्या कहा हुआ है, ठीक है, ये T1 मैंने यहाँ पे गलती से इसको ऐसे लिख दिया, इसको हम कह देते हैं टर्म बिफोर T1 इज C, और वो कैसे निकलेगी कि जो आपकी पहली टर्म है 7 उसमें से ये वाला डिफरेंस क्या कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि आपको बताया डिफरेंस ऐड करने से अगली टर्म आया करेगी, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करने से पिछली टर्म मिलेगी। हमें पिछली चाहिए तो 7 में से 6 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब आपने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया और अब आपने ये जो C था ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आपने बस ये अप्रोच यूज़ करनी है तो आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लिया करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास इस सीक्वेंस का जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Tn का। ये हमारी जनरल टर्म होती है, इसी से जनरल टर्म फॉर्मूला बनता है। तो आपने पहले Tn लिखना है, इक्वल टू का साइन लगाना है। अब यहाँ पर आपने कॉमन डिफरेंस पहले लिखना है। देखिए ये है मेरा कॉमन डिफरेंस 6, ये आपने हमेशा ये लिखना है। इसके साथ आपने n मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आएगा n, ये वाला ही n होगा जो यहाँ पे लिखा होगा, और इसमें हमेशा प्लस कर देना है c को। c का मतलब जो आपने टर्म निकाली है जो कि T1 से पहले थी, जिसका c कहा गया था, वो कितनी निकाली है 1, तो यहाँ पे लिख देना 1। तो ये हमारा कहलाएगा जनरल टर्म का फॉर्मूला। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब आप देखिए ये हमारे पास इस सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो इसमें अगर आप n की जगह पे 1 लिखें, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर दें तो यहाँ पे भी n की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 टाइम्स 6, और 6 में प्लस 1 करें तो 7। तो यहाँ से पता चलेगा कि पहली टर्म 7 होनी चाहिए उस सीक्वेंस की। तो देखिए यहाँ पे पहली टर्म 7 ही है। तो अब आप इस जनरल टर्म में n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके ऊपर वाले सीक्वेंस की डिफरेंट टर्म्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यही जनरल टर्म का फायदा होता है। तो इस तरीके से हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। और ये सारी जो मेथड मैंने आपको बताया ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जब आपके पास ये जो सीक्वेंसेस आ रहे हैं, जिनको हम लीनियर सीक्वेंसेस भी बोलते हैं, ये वो वाले सीक्वेंस होते हैं बेसिकली एक तरह के जिनमें आपको ये कॉमन डिफरेंसेस नजर आ रहे होते हैं। तो ये इन्हीं तरह के सीक्वेंसेस पे ये सारी अप्रोच, सारा मेथड वर्क करेगा। तो ये चीज़ आपने पहले चेक कर लेनी है। अगर इसमें फॉलो होगी, डिफरेंसेस सेम होंगे, तभी आप इस तरीके से जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट करते हैं। अब सारे पार्ट्स हमने इसी तरह फॉलो करने हैं जैसे मैंने आपको ए पार्ट में समझा दिया है। तो बी पार्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो है -4, -1, 2, 5, 8 और उसके आगे हम डॉट 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 यूज़ करेंगे। अब इस सीक्वेंस का भी जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए इनको इनकी टर्म्स नंबर्स के लिहाज से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पहली टर्म हमारे पास कहलाती है T1, तो उसके नीचे लिख देंगे -4। दूसरी टर्म हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो -1 है। इसी तरीके से तीसरी टर्म जो हमारे पास गिवन है वो आपके पास क्या है, वो है 2 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2। और चौथी टर्म आपके पास 5 है, और जो लास्ट टर्म उन्होंने दी हुई है अपने सीक्वेंस के लिहाज से वो 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। और आगे ये इस तरह ही फॉलो हो रहा है, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया आपने हमेशा पहली टर्म से भी पहले वाली टर्म निकालनी है। तो T1 से पहली वाली टर्म का हम नाम देते आ रहे हैं T0 या T0 आप पढ़ लें, और इसको हम जस्ट C कहा करेंगे। C स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकता है, वैसे इसका मतलब y इंटरसेप्ट होता है, जो मैंने आपको बताया। अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी बस आपने याद रखना है कि इसको हम C बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिफरेंसेस निकालेंगे, इनके गैप चेक करेंगे कि क्या इनके अंदर कॉमन डिफरेंस मौजूद है कि नहीं है। उसके लिए मैंने आपको तरीकेकार बताया कि आपने अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है। तो अगली टर्म हमारे पास -1 है, इसमें से माइनस कर दें पिछली टर्म को, पिछली टर्म के साथ भी माइनस का साइन है, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो -1 वैसे ही ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करना पड़ेगा। 4 - 1 कितना होता है 3, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 4 का तो +3। अब एक डिफरेंस और निकाल कर देखते हैं। तो -1 से अगली टर्म थी 2, तो अब 2 में से -1 कर देते हैं, 2 में से माइनस कर दें इस -1 को, इधर भी आपको राउंड ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी सॉल्व करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2 + 1 कितना आ गया 3। तो यहाँ पे भी आपके पास देखें 3 आ रहा है। एक और चेक कर लें तो यहाँ पे देखें 2 से आगे 5 लिखा हुआ है, तो 5 में से पिछला नंबर 2 माइनस करेंगे तो वो भी कितना आता है 3। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इन सब के दरमियान भी कॉमन डिफरेंस मौजूद है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, वो है 3। अब जब आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, अब आपने इस T0 वाली टर्म को फाइंड आउट करना है जो T1 से पहले आ रही है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं टर्म बिफोर T1, ठीक है, और उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, उसका नाम रखा हुआ है C, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया जो डिफरेंस आपको मिलेगा, जो कॉमन डिफरेंस होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो अगर ऐड करें तो आपको अगली टर्म मिलेगी। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे -4 में कॉमन डिफरेंस हमने 3 निकाला हुआ है, ये हम ऐड करें तो हमें -1 मिलेगा, -1 में हम 3 ऐड करें तो हमें 2 मिलेगा। तो इसी तरह इसी कॉमन डिफरेंस को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पिछली टर्म मिलनी चाहिए। तो -4 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें 3 को, -4 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें किसको 3 को, तो हमें पिछली टर्म मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे यही करेंगे कि -4 में से माइनस कर दें किसको, कॉमन डिफरेंस को, वो कितना है 3, तो हमें उससे पिछली टर्म यानी ये C पता चल जाएगी। तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 4 + 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7, और साइन माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 है उसके पीछे माइनस है तो ये आ जाएगा -7। तो जब हमने C भी फाइंड आउट कर लिया, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया, अब हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा इस सीक्वेंस का, वो क्या होगा, वो होगा TN से हम जनरल टर्म को लिखते हैं, आगे इक्वल टू का साइन। आपको बताया सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस 3 है तो 3 लिखेंगे, इसके साथ हमेशा n मल्टीप्लाई करेंगे, ये n मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें ऐड कर देंगे इस C को। तो यहाँ पे जो C है हमारे पास वो -7 है, तो इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिख लें -7। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3n, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -7। तो ये हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल लिया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 3 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे भी n की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा, ये T1 हो जाएगा। तो जब आप 3 - 7 करेंगे तो आपको जाहिर बात है क्या मिलेगा, -4, जो कि आपकी यहाँ पर पहली टर्म है। इसका मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला सही निकाला है क्योंकि ये आपको आपकी सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड आउट करके दे रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको फॉलो करना है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर C कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर C में हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो है 60, 67, 74, 81, 88, और उसके बाद ये सीक्वेंस इस तरह फॉलो हो रहा है। तो अगेन अब आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं। पहले हम इस सीक्वेंस को इनकी टर्म नंबर्स के लिहाज से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो पहली टर्म हमारे पास है 60, दूसरी टर्म हमारे पास है 67, तीसरी टर्म हमारे पास है 74, इसी तरीके से जो फोर्थ टर्म है हमारे पास वो है 81, और जो फिफ्थ टर्म उन्होंने दी हुई है वो है 88, और आगे इस तरह ही फॉलो होता रहेगा। यहाँ पर भी आप कॉमर्स यूज़ कर लें और इस तरह ही आगे इधर भी फॉलो होता रहेगा, क्योंकि आपको पहली टर्म से भी पहली वाली टर्म चाहिए होगी जिसको हम T0 या T0 पढ़ रहे हैं, उसका नाम हमने C रखा हुआ है, आपको मैं A B पार्ट में बता चुका हूँ। तो ये अभी हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस मौजूद हैं कि नहीं है। उसके लिए आपको इनके डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे, और डिफरेंसेस कैसे निकलेंगे, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे। तो आप 67 में से पहले माइनस करें 60 को, तो यहाँ पे लिखें 67 - 60, तो 67 - 60 कितना होता है, वो होता है 7, तो आपको एक डिफरेंस मिल गया। इस तरह 67 की अगली टर्म 74 है, तो 74 में से भी आपको किसको माइनस करना पड़ेगा, 67 को माइनस करना पड़ेगा। तो 74 - 67 भी कितना होता है, वो भी आपके पास कितना होता है, 7 होता है। इसी तरीके से एक और चेक कर लें, तो 74 के आगे क्या आ रहा है, 81, तो 81 में से भी अगर आप 74 माइनस करेंगे यानी अगली टर्म में से पिछली टर्म, तो यहाँ पे भी आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिलता है, वो मिलता है 7 का। तो सब में कॉमन डिफरेंस सेम मौजूद है। इसका
मतलब एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। अब हम वही वाली अप्रोच जो ए बी पार्ट में यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा हमने ये वाली टर्म टी नॉट जिसको हमने सी एक तरह का बोला हुआ है ये फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्म बिफोर T1 जो कि टर्म नंबर 1 से भी पहली है, उसका हमने नाम रखा हुआ एक तरह का एक सी, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं टर्म्स को फाइंड आउट करने में, टर्म्स का रूल डिफाइन करने में। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7 है, इसका मतलब 60 में अगर आप 7 ऐड करें तो 67 मिलेगा, 67 में भी 7 ऐड करें तो उससे अगली टर्म 74 मिलेगी। यानी ये कॉमन डिफरेंस हर टर्म में ऐड करने से अगली टर्म मिलती है। तो इसी रूल के मुताबिक अगर ऐड करने से अगली टर्म मिलती है तो किसी टर्म में से भी ये वाला डिफरेंस माइनस करवा देंगे तो फिर आपको पिछली टर्म मिलनी चाहिए। तो अगर मुझे 60 से पिछली टर्म सी चाहिए तो मुझे 60 में से क्या माइनस करवा देना है, मुझे 60 में से माइनस करवा देना है 7 को। कॉमन डिफरेंस ऐड करने से अगली टर्म मिलती है, कॉमन डिफरेंस को माइनस करने से पिछली टर्म मिलती है। तो हमें पिछली टर्म चाहिए तो 60 में से हम क्या माइनस करा देंगे, 7 को माइनस करा देंगे। अब आपने देखना है कि 60 माइनस 7 कितना होता है, 60 माइनस 7 होता है 53। तो आपके पास सी की वैल्यू भी आ गई 53। अब आप जनरल टर्म को बड़ी इजीली लिख सकते हैं। तब आप यहाँ पे लिखेंगे कि जनरल टर्म फार्मूला, उसको हम जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं टी एन के साथ, आगे इक्वल टू का साइन। सबसे पहले आप हमेशा कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस 7 है, यहाँ पे लिखेंगे 7, इसके साथ हमेशा n मल्टीप्लाई करेंगे, ये n मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन के 7n, और इसमें ऐड कर देंगे इस वाली वैल्यू को जिसको हमने सी कहा हुआ है, ये है 53। तो ये हो गया 7n प्लस हमारे पास 53। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को फाइंड आउट करना था। आप इसमें n की जगह पे 1 2 पुट करके अपनी सीक्वेंस की ये वाली टर्म्स को चेक भी कर सकते हैं कि आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला ठीक निकाला है कि नहीं। तो ये हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर डी कर लेते हैं। पार्ट नंबर डी में जो सीक्वेंस गिवन है वो मैंने सामने स्क्रीन पे लिख दिया है। तो इसको भी पहले इसके टर्म नंबर्स के लिहाज से लिख लेते हैं। इसकी पहली टर्म है 14, ठीक है। इसकी जो दूसरी टर्म है T2 वो है 11, ठीक है। जो थर्ड टर्म है आपके पास वो है इसकी 8, और जो फोर्थ टर्म है इसकी वो है 5, और जो इसकी फिफ्थ टर्म है वो है आपके पास वो है 2, ठीक है। तो ये हमने लिख ली यहाँ पर, और ये आगे इस तरह फॉलो हो रहा है, और इधर भी सीक्वेंस आगे इस तरह फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब हमें आपको पता है T1 से भी पहली वाली टर्म चाहिए जिसको हम T0 या T0 पढ़ रहे हैं, और इसको हम C बोला करेंगे। और इस C का कंसेप्ट आपकी बुक में मौजूद है, क्योंकि हम इन सीक्वेंसेस को लीनियर सीक्वेंस बोलते हैं। ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मिलती है जो कि एक तरह की T0 होती है, और उसको वाई इंटरसेप्ट को C से लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हम C यूज़ कर रहे हैं। हम अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, अभी आपने बस चीज़ों को इस तरह समझ लेना है। तो यहाँ पर जो ये C हमने लिख लिया हुआ है, अब अगला काम क्या होगा, हमने हर टर्म के दरमियान जो गैप मौजूद है जिसको हम डिफरेंस बोल सकते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है। तो जैसे 14 से आगे आप देखें 11 है, तो 11 में से आप माइनस कर दें 14 को। तो 11 माइनस 14 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास -3। तो यहाँ पर आ जाएगा -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 14 माइनस 11 3, साइन बड़ी वैल्यू का 14 का, यानी उसके पीछे माइनस है तो माइनस। आगे एक और भी फाइंड आउट कर ले, 11 से अगली टर्म 8 है, तो 8 में से आप 11 माइनस करें तो वो भी कितना होता है, वो भी होता है -3। एक और यूज़ कर लें, 8 के आगे 5 है, तो 5 में से पिछली टर्म 8 को माइनस कर दें तो वो भी कितना हो जाएगा, -3। तो सबके दरमियान एक जैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसका मतलब हम उसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं जो हम इन तमाम पार्ट्स में करते आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पहली वाली टर्म को फाइंड आउट करेंगे T0 जिसका नाम C रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टर्म बिफोर T1 इज C, वो क्या है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें गैप क्या बता रहा होता है, ये गैप हमें ये बता रहा होता है कि अगर हम ये वाला डिफरेंस यहाँ पर किसी भी टर्म में ऐड कर दें तो हमें अगली टर्म पता चल जाएगी। जैसे अगर आप -14 में ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें, -3 को, तो आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। इसी तरीके से 11 में भी ऐड कर दें किसको, -3 को, तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यहाँ पे आप करके भी देख सकते हैं, 11 में ऐड करें -3 को, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 वैसे ही, और 11 - 3 कितना होता है, वो होता है 8। देखें यहाँ पे ये टर्म मिल रही है। तो अगर कोई एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करके अगली टर्म मिलेगी, तो फिर उसी कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके उसके पिछली टर्म भी मिल जाएगी। तो अगर मुझे 14 से पीछे C चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 में से सब्ट्रैक्ट करके क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसको, कॉमन डिफरेंस को, जो कि है -3, क्योंकि इधर ये -3 है, आगे पीछे भी माइनस है, तो राउंड ब्रैकेट्स में लिखूंगा -3, तो मुझे C लाजमी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे C मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 14, माइनस माइनस प्लस होगा, जब ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 14 + 3, और 14 + 3 कितना होता है, वो होता है 17। तो मुझे C भी पता चल गया, वो कितना आएगा, 17। तो कॉमन डिफरेंस ऐड करने से अगली टर्म मिलती है, तो जब माइनस करेंगे किसी भी टर्म से तो आपको उसकी सीक्वेंस की पिछली टर्म मिल जाया करेगी। तो जब आपको C भी पता चल गया, अब आप जनरल टर्म
का फॉर्मूला बड़े इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा जिसको हम टी एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, उसका तरीकेकार क्या होगा, पहले लिखे कॉमन डिफरेंस कितना आया हुआ है -3, उसके साथ हमेशा n मल्टीप्लाई कर दें, ये n मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें ऐड कर दें किसको, इस c की वैल्यू को, वो कितनी है 17। तो ये -3n + 17 हमारे जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया इस सीक्वेंस का। तो इस तरीके से हमने तमाम सीक्वेंसेस को का जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।